स्टोरी टाइम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। गरीब का दाल चावल। मुन्नी 21 साल की अनाथ लड़की है। अपना पेट पालने के लिए वो कचरे में से बोतल जमा करके कबाड़ी को बेचती है। मुन्नी के पास पक्का घर नहीं था, वो झोपड़ी में रहती है। बारिश के मौसम में उसके घर में पानी आ रहा था। अचानक से तेज आंधी आई और उसके घर की छत उड़ गई। परेशान हो गई हूँ मैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? भगवान, आप मुझे उठा क्यों नहीं लेते? तंग आ गई हूँ मैं। हर कोई मुन्नी को गंदी नजर से घूरता था। एक दिन मुन्नी कचरे में से बोतल ढूंढ रही थी, तभी एक आदमी मुन्नी के पास आता है। मुन्नी, हाय मुन्नी, तब से कचरे में क्या ढूंढ रही है? तुझसे मतलब? अपना काम कर तू। आए हाय, तीखी जबान। मेरे साथ मेरे घर चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। वो आदमी गंदी नजर से मुन्नी को देखता है और फिर बातों बातों में मुन्नी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। अगली बार अगर मेरा हाथ पकड़ा ना तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगी तुझे। हरामजादे, भाग यहाँ से। बूढ़ी माँ अपने ढाबे से ये देख रही होती है। मुन्नी लड़की होके भी बिना डरे उस आदमी को थप्पड़ मार देती है। मुन्नी की हिम्मत देखकर बूढ़ी माँ उसके पास आती है। वाह बेटी, तुझ में तो बहुत हिम्मत है। अब वो आदमी अपनी पत्नी का भी हाथ पकड़ने से पहले सोचेगा। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए माँ जी। कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ बेटी, पर तू कचरा क्यों चुनती है? अनाथ हूँ ना मैं, अपना गुजारा करने के लिए ये सब करना पड़ता है मुझे, और इसी बात का फायदा ये लोग उठाते हैं। राह चलते छेड़ना, बुरी नजर से देखना। अगर मेरा भी परिवार होता तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मेरी भी कोई औलाद नहीं है। अब से तू यही मेरे साथ रहेगी, एक परिवार की तरह। क्या सच में? हाँ, अब से ये ढाबा जितना मेरा उतना ही तेरा है। मुन्नी बूढ़ी माँ के साथ उन्हीं के ढाबे पे रहने लगी। हर दिन ढाबे की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और खाना बनाने में बूढ़ी माँ की मदद करती थी वो। क्या खुशबू आ रही है? क्या फायदा ऐसी खुशबू का जब लोग खाना खाने आते ही नहीं हैं। सब लोग उस बड़े होटल में खाना खाने जाते हैं। इस ढाबे में तो कोई भी आता ही नहीं है। बूढ़ी माँ, सब आएंगे। वो कैसे? शायद लोग बोर हो गए हैं वही दाल चावल खा खा कर, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है। मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। तुझे आता है? हाँ, अब से खाना मैं बनाऊंगी। मुन्नी ने दाल चावल की जगह खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल बनाए। मुन्नी के खाने की खुशबू बाहर तक आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बूढ़ी माँ से रहा नहीं गया और वो एक प्लेट में खाना परोसकर खाने लगी। अरे वाह मुन्नी, क्या दाल चावल है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, थोड़े और दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ऐसे ही घूमते घूमते 4-5 लोगों का ग्रुप उनके ढाबे पर आता है। कहिए, क्या दूं? यहाँ का स्पेशल खाना क्या है वो दे। थोड़ी जल्दी दे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तो खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल हैं। जो भी है जल्दी दे दो। मुन्नी ने उन्हें खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल दिए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाने लगे, जैसे कई दिनों के भूखे हो। उन्होंने दोबारा खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल मंगवाए। इस खाने के सामने तो बड़े बड़े होटल का खाना भी फेल है। अब से मैं यही खाना खाने आऊंगा। हाँ, मैं भी। दोनों बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा फिर से चल पड़ा है बेटी। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोग दूर दूर से खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल खाने आने लगे। क्या स्वाद है, मजा आ गया। लोगों की बढ़ती भीड़ के साथ मुन्नी का काम भी बढ़ गया। मुन्नी ने एक लड़के छोटू को काम पर रख लिया और दूसरी तरफ बड़े बड़े होटल वालों का नुकसान हो रहा था। उन्हीं में से एक था विवेक।
इनके खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल की वजह से हमारा होटल बंद ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विवेक मुन्नी के ढाबे पर नजर रखने लगा। कितने कस्टमर्स आते हैं, कौन कौन ढाबे पर काम करता है, सब कुछ। एक दिन विवेक छोटू को रास्ते में रोक लेता है। ओ छोटू। जी कहिए, आपको मेरा नाम कैसे पता है? तेरे बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। छोटे से घर में रहता है, तुझे बाइक खरीदनी है, पर तेरे पास उतने पैसे नहीं है। आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता? ये सब छोड़, तुझे बाइक चाहिए ना, मैं दिला दूंगा। उसके लिए तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। विवेक ने छोटू को पॉइजन की छोटी सी शीशी दी। तू चुपके से खाने में ये डाल देना, डर मत, इससे कोई मरेगा नहीं। किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुझे बाइक चाहिए या नहीं? हाँ हाँ। छोटू चुपके से खट्टी दाल में वो केमिकल मिला देता है। लोगों की भीड़ हर दिन की तरह भरी हुई थी। सब लोग जहर वाला खाना खा लेते हैं। खाना खाने के थोड़ी देर बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग उल्टियाँ करने लगते हैं और विवेक तुरंत फूड ऑफिसर को वहाँ बुलवा लेता है। हमें कंप्लेंट मिली है, आपके खाने में पॉइजन मिला है। क्या? नहीं सर, मैं अपने खाने में कोई मिलावट नहीं करती हूँ, आप चेक कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही। फूड ऑफिसर रसोई घर में चेक करते हैं। उन्हें पॉइजन की शीशी मिलती है और खट्टी दाल के ऊपर साफ साफ पॉइजन दिख रहा होता है। ये शीशी किसकी है मुझे नहीं पता, और किसने ये दाल में मिलाई मैं ये भी नहीं जानती हूँ। जहर मिलाती है। अब तुझे जेल में पता चलेगा कि लोगों की जान के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। मुन्नी ऑफिसर को समझाने की कोशिश करती है, पर कोई भी मुन्नी की बात नहीं मानता है और मुन्नी को जेल हो जाती है। विवेक बहुत खुश होता है। लोग पहले की तरह उसके होटल में आने लगते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद फिर से इतने लोगों की भीड़ देख के अब भगवान जाने अब मुन्नी की क्या हालत होगी। विवेक छोटू को एक महंगी बाइक दिला देता है। अब से ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे। हाँ। 6 महीने बाद जैसे तैसे बूढ़ी माँ मुन्नी की जमानत करवाती है। अब फिर से मुझे अपना ढाबा चालू करना होगा। पहले ये पता लगाना होगा कि पॉइजन की शीशी आई कहाँ से थी। मुन्नी ढाबे पर पहुँचती है। ढाबे की हालत बहुत खराब थी। तभी मुन्नी छोटू को देखती है, एक महंगी बाइक पर सवार। मुन्नी को छोटू पर शक हो जाता है। मुन्नी छोटू के घर जाती है। छोटू कहाँ है? अरे मुन्नी जी, आइए आइए, बैठिए ना। छोटू अभी आता ही होगा। आपने गांव की जमीन क्यों बेची? मुन्नी, हमारी गांव में कोई जमीन ही नहीं है बेटा। क्या? तभी छोटू आया और मुन्नी को देखकर डर गया। छोटू का डरा चेहरा देखकर मुन्नी समझ जाती है कि हो ना हो ये सब छोटू का ही किया धरा होगा। छोटू आजा, बैठ। तुझे पता है मैं जेल में 6 महीने थी। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। पर अगर मान ले कि अगर तू मेरी जगह होता तो तेरी चटनी बना देते वो लोग। मुझे क्यों मार रहे हो? सारा प्लान तो उसका था। छोटू पुलिस के डर से विवेक के बारे में सब कुछ बता देता है। छोटू की माँ कहती है, बाइक के लालच में तूने कितनों की जिंदगी के साथ खेला है। अरे अगर कोई मर जाता या फिर वो खाना हम खा लेते तो? मुन्नी के बारे में सोच, उसकी क्या हालत हुई होगी जेल में। मुझे माफ कर दो मुन्नी दीदी, तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पर छोटू अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। जो तूने विवेक के कहने पर किया ना, वो सब तुझे फूड ऑफिसर को बताना होगा। छोटू ने फूड ऑफिसर के सामने सब कुछ साफ साफ बोल दिया। फूड ऑफिसर विवेक को सबके सामने गिरफ्तार करते हैं। मुन्नी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले जेल से तो आजा। मुन्नी फिर से अपना ढाबा शुरू करती है। खट्टी दाल और मिर्च वाले चावल। कुछ लोग ही खाना खाने आते हैं, पर वक्त के साथ मुन्नी का ढाबा फिर से चलने लगता है। मुन्नी की हिम्मत ने उसका साथ आखिर तक दिया। गरीब का बैगन भरता।
एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार था। कृष्णा इस परिवार का नायक था। कृष्णा और उसकी पत्नी गीता दोनों मिलकर खेती किया करते थे और उसके दोनों बच्चे मीरा और गोपी स्कूल में पढ़ते थे। गोपी अपाहिज था, बैसाखी के सहारे चलता था। माँ, हम आ गए स्कूल से। अच्छा है, क्या हुआ? तेरे छोटे भाई का मुंह क्यों लटका हुआ है? आज स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे की बात हो रही थी और इसी बीच इसके दोस्त इसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा बेटा, तू बोल, किसने तुझे क्या बोला? अभी जाकर उसके कान पकड़ती हूँ। आज तो तू उन लड़कों के कान पकड़ लेगी, लेकिन आगे क्या? क्या हर वक्त तू अपने बेटे के साथ होगी? तो इसका मतलब क्या उन लड़कों को छोड़ दूँ? कृष्णा गोपी के पास गया। बेटा, तेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आएंगे जो तेरी कमजोरी पे तेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ये तुझ पर है कि तू उनकी बातें सुनकर उदास होगा या उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा या बस उनकी बातें अनसुनी करेगा। पर पिताजी, अगर बातें अनसुनी कर दी तो वो लोग फिर से चिढ़ाएंगे। चिढ़ाने दो, अगर उनकी बातें तुम्हें लगे ही ना तो इससे बड़ी उनकी हार नहीं होगी। गोपी बेटा, ये महत्व नहीं रखता कि लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। महत्व ये रखता है कि तू खुद के बारे में क्या सोच रहा है। जी पिताजी। कृष्णा की बात सुनकर गोपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन कृष्णा और गीता खेतों में काम कर रहे थे। अब तक गीता मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बोल भी दे, कब तक बात मन में रखेगी? मेरे बेटे के अपाहिज होने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और आप है कि मुझे हमेशा दबाते हैं। मेरा मन तो था कि उन लड़कों की अच्छे से पिटाई करूं मैं। बस, मार तो मैं भी सकता था उन लड़कों को, पर इससे गोपी की परेशानी का हल नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो नकली पाँव लगवा सकते हैं गोपी को, जिससे कि वो चल सकता है। हाँ, बात की थी मैंने उनसे, पर बहुत पैसे लगने वाले हैं। 20,000। हमारे तो रोज 2 वक्त के खाने की भी परेशानी है। अब भला 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि 20,000 रुपए जरूर हो जाएंगे। हाँ, इस बार बैंगन की फसल बोई है। अगर फसल अच्छी निकली तो कुछ पैसे तो जरूर जमा हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फसल होगी। गीता और कृष्णा खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी उगे, जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लगभग 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज उनके खेत लहलहा रहे थे। बैंगन की फसल वाकई में बहुत अच्छी हुई थी। इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है। मैंने व्यापारी को बुलवाया है, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। भगवान करे कि इतने पैसे मिले जिससे न सिर्फ हमारा घर चले, बल्कि गोपी को नकली पाँव भी मिल जाए। उम्मीद तो यही है। कृष्णा बैगन की कटाई करने लगा और गीता घर चली गई। कुछ देर बाद व्यापारी वहाँ आया। अरे वाह, बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, बहुत मेहनत जो की है। लगभग कितना किलो है बैगन? 100 किलो होंगे। ठीक है, अब बाजार में बैगन 10 रुपये किलो है। 100 किलो के 1,000 रुपये। बस इतना ही? अब जो दाम बाजार में चलेगा वही दूंगा ना। ये बैगन है भाई, सोना नहीं। पर ये तो बहुत कम है। देखो भाई, अगर तुम्हें जमता नहीं है तो बोलो, वरना गांव में बैंगन बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। कृष्णा को व्यापारी का दाम बहुत कम लग रहा था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं किसी और को बेच दूंगा। अच्छा, ऐसे तुम्हारी मर्जी। व्यापारी वहाँ से चला गया। कृष्णा मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ, व्यापारी नहीं आया क्या? आया था, पर कह रहा था बैंगन बस 10 रुपये किलो का दाम देगा। क्या? पर शहर के बाजार में तो बैंगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, पर ये व्यापारी बहुत कंजूस है।
गरीब किसानों का खून चूसता रहता है। गांव के कई किसान इसे इसी दाम पे बैगन देते हैं, इसीलिए वो खून चूस रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पिताजी, आप बैंगन खुद शहर क्यों नहीं ले जाते? बेटा, उसके लिए भी पैसे लगेंगे। हमारे पास टेम्पो के भी पैसे नहीं है। तो अब क्या करोगे? कोई और व्यापारी है? नहीं है। तो क्या फायदा हुआ इतने सारे बैगन उगाकर? कुछ नहीं। पूरा परिवार मायूस हो गया। पर तभी गोपी बोल पड़ा, पिताजी, अगर हम ये बैंगन कुछ दिन और रखें तो खराब हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम इन बैगनों का भरता बनाकर पूरे गांव को खिलाएं। यहाँ खुद के खाने की समस्या है और तुम्हें गांव को दावत देनी है। वैसे गोपी ठीक तो कह रहा है। और गीता, तू बैगन का भरता कितना स्वादिष्ट बनाती है ना। हाँ माँ, कल बनाओ ना पूरे गांव के लिए। तुम सब पागल हो गए हो क्या? यह समस्या क्या है और तुम सब क्या बोल रहे हो? कभी कभार समस्या को भूलकर ही समस्या का समाधान होता है। तुम बनाओ बैगन का भरता पूरे गांव के लिए, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है। अगले दिन गीता और उसका पूरा परिवार बैगन का भरता बनाने में जुट गया और मीरा पूरे गांव को दावत देने चली गई। अरे काका, आज हमारे घर बैगन के भरते की दावत है, आप जरूर आना। हाँ, आऊंगा भाई। मौसी, बैगन के भरते की दावत है, जरूर आना। हाँ, आती हूँ। जब तक मीरा गांव को दावत देकर घर लौटी, तब तक बैंगन का भरता तैयार था। अरे मीरा, अब तू फटाफट रोटियां बना, गांव वाले कभी भी आते होंगे। ठीक है माँ। कृष्णा का पूरा परिवार खाना बना रहा था और कुछ ही देर में खाना तैयार था। और कुछ देर बाद गांव वाले आना शुरू हो गए। सब एक पंगत में बैठे थे। मीरा सबको बैगन का भरता और रोटी परोस रही थी। गांव वालों ने बैगन का भरता खाना शुरू किया। अरे वाह, क्या स्वाद है, मजा आ गया। हाँ दीदी, ऐसा बैगन का भरता तो पहले कभी नहीं खाया। बहुत ही स्वादिष्ट है, पर ये दावत है किस खुशी में कृष्णा? खुशी में नहीं, गम में। क्या मतलब? मैंने और मेरे परिवार ने 2 महीने मेहनत करके 100 किलो बैंगन उगाए थे, पर व्यापारी बैंगन का दाम 10 रुपये किलो दे रहा था। उससे क्या होगा? रखे रखे बैंगन खराब हो जाएंगे। इसीलिए सोचा इनका सही उपयोग करूं और कम से कम गांव वालों को एक बार स्वादिष्ट खाना खिलाऊं। सोच तो तुम्हारी बढ़िया है कृष्णा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सुझाव है। क्यों ना तुम सब मिलकर गांव में बैंगन का भरता ही बेचो। हाँ, बहुत बिकेगा। इतना स्वादिष्ट बैंगन का भरता तो कभी खाया ही नहीं है। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? क्यों नहीं? चाहो तो मेरी नुक्कड़ वाली दुकान ले लो। मुझे तुमसे कोई भाड़ा वाड़ा नहीं चाहिए। जब तुम्हारी कमाई अच्छी हो तो जो तुमसे बन सके वो दे देना। ये सुनकर कृष्णा अपने परिवार की ओर देखने लगा। एक नई उम्मीद की किरण जगी थी। 2 दिन बाद कृष्णा और उसके परिवार ने मुखिया जी की दुकान में अपना बैगन के भरते का ढाबा खोल लिया। 1 प्लेट बैंगन का भरता देना। ये लीजिए भैया। पहले ही दिन से उनका ढाबा चल पड़ा। लगभग 1 महीने में ही उन लोगों ने 10,000 रुपए कमा लिए थे। कृष्णा और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी खुशी कल्लू से देखी नहीं गई। कृष्णा के ढाबे की वजह से उसका होटल ठप हो गया था। इसलिए कल्लू ने आधी रात को कृष्णा के ढाबे में चोरी की और सारे पैसे लेकर भाग गया। अगली सुबह जब गीता और कृष्णा ने ये देखा तो वो दंग रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। पर फिर कृष्णा के बेटे गोपी को एक सुराग मिला। उसे एक चाबी मिली। पिताजी, ये चाबी जिस किसी की भी होगी उसने ही हमारे ढाबे में चोरी की है। कृष्णा ने वो चाबी मुखिया जी को दिखाई। शायद मैं जानता हूँ ये कौन है। चलो मेरे साथ।
मुखिया जी सारे गांव वालों को कल्लू के होटल ले गए और उस चाबी से कल्लू के होटल का ताला खुल गया। मतलब कल्लू ने मेरी दुकान में चोरी की? हाँ। गांव वाले कल्लू को पकड़ लाए और सबने मिलकर उसे बहुत पीटा और तब कल्लू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरा होटल बंद होने पे आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सारे पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, इस बार तो तुझे छोड़ रहे हैं, अगली बार इस गांव में दिखा तो तू हवालात में होगा। पैसे वापस मिल गए और कल्लू का होटल बंद हो गया और अब कृष्णा के ढाबे पर ज्यादा ग्राहक आने लगे। 4 महीने बाद ही कृष्णा ने 20,000 रुपए इकट्ठा कर लिए और अपने बेटे गोपी को नकली पाँव भी लगवा दिया। अब गोपी बिना बैसाखी के चल सकता था। अब क्यों रो रही है? ये तो खुशी के आंसू है जी, डगमगाते ही सही, पर अब कृष्णा के परिवार की गाड़ी पटरी पर आ रही थी। उम्मीद है कि अब उनके साथ सिर्फ अच्छा ही होगा। स्टोरी टाइम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।